प्रकृति अपने अंदर ढेरों राज छुपाए बैठी है। उनमें से कई तो इंसानों ने सुलझा लिए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे इनमें कई हैं जो अभी भी समझ नहीं पाए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे जानवरों के संसार में मौजूद कुछ ऐसे ही रहस्यों से रूबरू करवाने के लिए। दोस्तों, वैसे तो आपने तरह तरह के जानवरों के बारे में सुना ही होगा और देखा भी होगा, पर क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी हरकतों के लिए जाने जाते हैं, जो कि सिर्फ जानवरों की दुनिया में पाई जाती है। आसमान में आपने अक्सर पक्षियों को विशाल झुंडों में एक लय में उड़ते हुए देखा होगा। यदि हाँ, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह पक्षी ऐसे कैसे विशाल कॉन्फॉर्मेशन में इकट्ठे उड़ते हैं, और वो भी पूरे तालमेल के साथ में। झुंड में एक साथ उड़ते हुए ये पक्षी अक्सर एक ऐसी प्रक्रिया पेश करते हैं जो अत्यंत ही दुर्लभ है। इन पक्षियों के झुंड इतने बड़े होते हैं कि इनकी विशालता देखते ही बनती है, परंतु इतने सारे पक्षी जब एक साथ उड़ते हैं तो ये एक दूसरे से दूर दूर नहीं बल्कि काफी नजदीक उड़ते हैं। और इसमें से हमें एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जैसे मानो आकाश में कोई हमारी आंखों के सामने ही चित्रकारी या डांस कर रहा हो। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में मेस्मराइजेशन के नाम से जाना जाता है। सालों तक साइंटिस्ट इनकी ऐसी कन्फर्मेशन के पीछे वजह और मकसद का पता लगाने में लगे रहे। क्या आपने कभी एक लय में डांस करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आप ये जानते होंगे कि ये कितना मुश्किल है। फिर ये पक्षी तो हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी सटीक लय में अपने आप को कैसे मैनेज कर लेते हैं? कैसे देखने पर प्रतीत होता है कि ये हजारों पक्षी नहीं बल्कि एक विशाल आकृति है। लेकिन अब हाई पावर कैमरे और कंप्यूटर के साथ वैज्ञानिक इस घटना को समझने में सक्षम हो गए हैं। पहली बात जो साइंटिस्ट को मालूम चली वो यह कि इनकी उड़ान के पैटर्न का जीव विज्ञान की बजाय भौतिक यानी फिजिक्स से ज्यादा अधिक लेना देना है। पहली बात तो यह है कि ऐसा करने के लिए प्रेरित करने में किसी शिकारी का हाथ होता है, जैसे बाज, जिससे बचने के लिए ये ग्रुप बनाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या उतनी सुरक्षा। ऐसा मछलियों के ग्रुप में भी आपने देखा होगा। जब शिकारी किसी एक पक्षी की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे बचाने के लिए डायरेक्शन बदलती है और ये एक चेन बनती चली जाती है। एक पक्षी अपने नजदीक के 7 पक्षियों को प्रभावित करता है और वो 7 अपने आसपास के 7 पक्षियों को। इसलिए इनकी वैरायटी ऑफ स्पीड को डायरेक्शन की वजह से ऐसा नजारा बनता है। दूसरा कारण ऐसे ग्रुप बनाने का यह है कि जानकारी शेयर करना और खुद को गर्म रखना। प्रत्येक पक्षी अपना मार्गदर्शन खुद करता है और यह कोशिश करता है कि किसी अन्य साथी पक्षी से ना टकराए। दूसरा यह है कि प्रत्येक पक्षी अपने साथी पक्षी की औसतन गति से तालमेल बनाए रखने की कोशिश करता है। और तीसरा यह कि प्रत्येक पक्षी झुंड की संरचना को ध्यान में रखते हुए अपने अपने साथी पक्षी की औसत स्थिति का पालन करते हैं। छोटे ग्रुप में 200 और बड़े ग्रुप में करीब हजारों पक्षी हो सकते हैं। 1999 में एक ग्रुप ऐसा देखा गया जिसमें 60 लाख से ज्यादा पक्षी थे। बिच्छू। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें मेडिसिनल या फिर किसी और पर्पस से बिच्छू की तलाश रहती है, तो हम आपका काम आसान कर देते हैं। रात को निकले बिच्छू को ढूंढना बहुत आसान है। बस रात में आप एक अल्ट्रावायलेट लाइट लेकर उन्हें ढूंढना शुरू करें। यूवी लाइट में वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, यानी नीले हरे रंग के चमकदार। और ऐसा क्यों होता है और इससे क्या फायदा है? ऐसे जिज्ञासा भरे सवाल मन में उठना तो लाजमी है। दरअसल ये चमक इनके एक्सोस्केलेटन यानी कि ऊपरी सख्त त्वचा पर मौजूद एक खास सब्सटेंस से पैदा होती है। इसे क्यूटिकल कहा जाता है। आपको और सरल उदाहरण देते हैं, जैसे नाखून या पैरों की उंगलियों के बेस पर डेड स्किन। वैज्ञानिकों ने बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट नोटिस किया। एक बिच्छू अपनी खोल को जब निकाल देता है, जैसे कि सांप अपनी कैंचुली को उतारता है, उसके बाद यह तब तक नहीं चमकता है जब तक कि उसकी खाल सख्त नहीं हो जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पदार्थ जिसके कारण बिच्छू चमकता है इसके खोल के सख्त होने की प्रक्रिया ही है, और यह तब तक रहता है जब तक कि बिच्छू अपने खोल को निकाल न दे। जब आपने ये तो जान लिया कि ये चमकता कैसे है, लेकिन इसका उपयोग क्या है? वैसे तो यह आज भी रहस्य है, लेकिन कुछ थियोरीज यह कहती है कि यह बिच्छू को सूरज की रोशनी से बचाता है, जिससे यह बहुत सेंसिटिव होता है। दूसरी थियोरीज के अनुसार यह एक बिच्छू को दूसरे बिच्छू को ढूंढने में मदद करता है और शायद किसी तरह से शिकार को फंसाने में भी मदद करता है। रेड किंग। अगर हम आपसे यह सवाल करें कि क्या आपने कभी रेड किंग का नाम सुना है,
हो सकता है कि कभी गलती से किसी कार्टून में या फिर वीडियो गेम में ऐसा कुछ मिला हो। नहीं देखा? चले कोई बात नहीं, हम आपको रूबरू करवा देते हैं। रेड किंग चूहों का एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें कई चूहों की पूंछ आपस में जुड़ी होती है और या गांठ से बंधी होती है, और यह ऐसी गांठ होती है जो आसानी से खुल नहीं सकती। ऐतिहासिक रूप से यह कथित घटना विशेष रूप से जर्मनी से जुड़ी हुई है। ऐसा कैसे होता है? तो इसको हम आपको सरल तरीके से इस तरह समझाते हैं। लंबी पूंछ वाले चूहों की प्रजातियां अक्सर सर्दियों के दौरान ग्रुप में ठंड से बचने के लिए किसी खास बंद जगह में छिप जाती है। वहां वे किसी चिपचिपे या जमे हुए पदार्थ के संपर्क में आ जाते हैं, जैसा कि गम, जमे हुए खाने, बाल या इंसान जानवर का मल मूत्र आदि। अब जब इन चूहों को पता चलता है कि उनकी पूंछ किसी तरह के पदार्थ से चिपक गई है, तो उसे छुटकारा पाने की जद्दोजहद में अपनी ही पूंछ में ऐसी गांठ बांध चुके होते हैं जो वो खोल नहीं सकते हैं। अक्सर समुद्र तट पर समुद्री स्तनधारी जैसे हेल्प डॉल्फिन आदि के फंसने की खबर देखी या सुनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये अब शुरू हुआ है, ऐसी घटनाएं रोमन काल से ही चली आ रही है, लेकिन इनका इस तरह से तट पर पाया जाना और यह दृश्य दिखने के पीछे रहस्य आज भी बरकरार है। आधुनिक युग के समुद्री जीव विज्ञानी ने समय के साथ साथ लगभग अपना 50% समय समुद्र तट पर होने वाली इस तरह की घटनाओं का कारण जानने की कोशिश की है। ऐसे में इन वैज्ञानिकों को लगता है कि अक्सर इस दुनिया में इस तरह की घटना का मुख्य कारण इन समुद्री स्तनधारियों की चोट लग जाने पर या फिर कोई बीमारी आदि होने पर होता है। शिकारियों से होने वाली बीमारी या घाव किसी भी जानवर को कमजोर बना सकता है, जिस वजह से वे लंबे समय के लिए तैर नहीं सकते हैं। ऐसे मामलों में यह जानवरों का समूह खुद को एक साथ समुद्र तट पर रखना ज्यादा पसंद करते हैं। खैर, कारण इतना स्पष्ट नहीं है। शोधकर्ताओं का मानना है कि व्हेल और डॉल्फिन जो कि एक साथ शिकार करते हैं और समूह में चलते हैं, स्वयं के ही सामाजिक ढांचे का शिकार होते हैं। यदि समूह के नेता या प्रमुख बीमार हो जाता है या फिर चोट लग जाती है, तो वह आराम के लिए समुद्र से बाहर तट पर आ जाता है और बाकी समूह उसका पालन और अनुसरण करते हुए वे भी बाहर आ जाते हैं। वैसे तो आपने तरह तरह के सांपों के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि एक सांप ऐसा भी है जिसके मार्केट में कीमत कई करोड़ों में है? जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं रेड सैंड बोआ की। सुनहरे रंग का सुस्त रफ्तार से चलने वाला ये सांप जो आमतौर पर खेतों में यहाँ वहां दिखाई दे जाता है, आजकल इसकी कीमत किसी BMW और मर्सिडीज बेंज जैसी कारों से भी अधिक है। यही कारण है कि रेड सैंड बोआ की कीमत तस्करों की नजर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं इस दो मुँहे सांप के बारे में कुछ रोचक बातें जिन्हें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। सैंड बोआ को लेकर अंधविश्वास है। यह सांप अपने दो मुंह के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सांप 6 महीने में एक मुंह और दूसरे 6 महीने में दूसरे मुंह का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये सांप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसके हमले कम मत समझिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। स्लॉथ दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। यह एक बहुत आलसी जानवर समझा जाता है। एनिमेटेड फिल्म जूटोपिया में आपने इन स्लॉथ का सुपर स्लो मोशन काम देखा ही होगा, लेकिन ये सिर्फ अपने स्लो मोशन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खतरनाक संडास करने वाले तरीके के लिए भी बदनाम है। वैसे स्लोथ अपना सारा जीवन या कई साल एक ही पेड़ पर रहकर बिताते हैं और वे पेड़ की पत्तियों पर ही निर्भर रहते हैं। स्लोथ का मेटाबॉलिज्म बहुत ही धीमा होता है, लेकिन एक हफ्ते में एक बार वे संडास के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं, और यह करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नीचे आने में एक तो उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, इसके अलावा जमीन पर इन्हें कई तरह के शिकारियों से खतरा भी होता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसके लिए इतनी एनर्जी खर्च करके और खतरा झेल कर ये जमीन पर आकर इस काम को अंजाम देते हैं? ऐसा वो वही पेड़ पर भी रहकर कर सकते हैं। साइंटिस्ट को इस बारे में सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ थ्योरीज जरूर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के अजीब स्वभाव जिसमें उन्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालनी पड़ती है, इसका मुख्य कारण मॉथ्स है, जो स्लॉथ में फर में रहते हैं। ये पतंगे पूरी तरह से स्लॉथ पर ही निर्भर रहते हैं, खास तौर से उसके संडास पर। इसलिए जब ये स्लॉथ संडास करने बैठते हैं तो इनके शरीर में मौजूद मादा पतंगे उड़ जाती है और इनके ताजे पूप में अंडे देती है। लार्वा कुछ और नहीं खाते हैं,
केवल स्लॉथ के पूप पर ही निर्भर रहते हैं और समय के साथ वे लार्वा बड़े हो जाते हैं और उड़कर वापस स्लॉथ के फर में अपना घर बना लेते हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार ऐसा रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है क्योंकि इनका पूप इनके बारे में बहुत कुछ बयां करते हैं। मूत्र और मल में मौजूद फेरोमोन से फीमेल को इनके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है, जैसे वो क्या कह रहे हैं, कितना स्वस्थ है, वगैरह वगैरह। गोब्रेला यानी कि डंग की बीटल एक कीट है जो गोबर या इंसानी मल के छोटे गोले बनाकर उन्हें धकेलते हुए अपने घर ले जाते हैं, जिसके बाद उस पर अंडे देता है। इसके बाद लार्वा इसी को खाकर बड़े होते हैं। धकेलने के लिए ये अपने पीछे के पैरों का इस्तेमाल करते हैं और सिर और अगले पैर सामने नीचे की तरफ रहते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये हमेशा सीधे ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब साइंटिस्ट को इस बात का पता चला तो इन्हें इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनका रिजल्ट जो आया वो देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए। पहले तो साइंटिस्ट ने इनके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स रखा, जिससे गिरने के बाद इनकी डायरेक्शन बदल गई, लेकिन बिना समय गवाए ये दोबारा उसी सीधी सीधी लाइन में चल दिए। इसके बाद साइंटिस्ट ने इन्हें एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर रख दिया और कुछ देर बाद उसे कुछ एंगल पर रोटेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे डंग बीटल ने बिना ऊपर देखे तुरंत सही लोकेशन का पता लगा लिया और उसी डायरेक्शन में चल दिया। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ये डंग को धकेलना शुरू करने से पहले आसमान में क्यों देखता है, जिसे डंग बीटल्स डांस कहा जाता है। क्या ये वहां से दिशा डायरेक्शन का पता लगाते हैं? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और अंजाम दिया गया और सूरज को छिपाकर शीशे के जरिए उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिशाओं में दिखाया गया, जिससे ये कंफ्यूज हो गए और बार बार डायरेक्शन बदलने लगे। लेकिन अब समस्या ये थी कि सूरज के ढलने के बाद इससे ये कैसे अंजाम देते हैं। तब साइंटिस्ट को पता चला कि ये सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि पोलराइज लाइट में मैग्नेटिक फील्ड और एनवायरनमेंट आदि सब से रीडिंग लेकर एक नेचुरल कंपास की तरह डायरेक्शन का पता लगाते हैं। है ना शानदार? आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटा सा जीव कितने साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करता है। आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन से जानवर का प्राकृतिक स्वभाव आपको पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।